हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे से। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने कवर कर लिए थे 11वीं तक के क्वेश्चन। आपकी ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर क्लास होने जा रही है और मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर करा दिए थे 11वीं तक के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था न्यूमरिक कीज़ किन्हें कहते हैं, ठीक है। और अभी तक किसी बच्चे ने अगर वो वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में वॉच कर सकता है। अभी आपका जो है 2-3 दिन का गैप हो गया है कंप्यूटर क्लास में, ठीक है। मुझे काफ़ी कोल्ड हो रहा था तो उस समय मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी गले से, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी इम्प्रूव होती जा रही है तो मैं क्लास को फिर से कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे। हाँ, जल्दी से आइए और कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से शेयर कीजिए, सभी बच्चों में शेयर कर दीजिए। चलिए फिर आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टास्क बार क्या होता है। तो देखो, कंप्यूटर स्टार्ट करने पर स्क्रीन के नीचे के हिस्से में हमें टास्क बार दिखाई देता है, ठीक है। विंडोज़ पर कार्य करते समय भी आसानी से स्क्रीन पर ये उपलब्ध होता है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो कोई विंडो ओपन की जाती है तो ये उसे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता हुआ आइकॉन इस टास्क बार पर दिखाई देता है। क्लियर है सभी को। हाँ, विभिन्न विंडोज़ या प्रोग्राम के बीच में स्विच ऑन करने के लिए टास्क बार पर दिखाई देने वाले आइकॉन को क्लिक किया जाता है। टास्क बार पर प्रोग्राम या विंडो के आइकन पर माउस से राइट क्लिक करने पर क्लोज ऑप्शन आता है, ठीक है। राइट क्लिक करने पर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करने पर पर्टिकुलर फाइल, प्रोग्राम, विंडोज़ क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अगर राइट साइड में आप क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और वह पर्टिकुलर आइकॉन भी टास्क बार से क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। क्लियर है सभी को। अगर क्लियर है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर क्लियर नहीं है तब भी बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइल्स और फोल्डर्स को बताना क्या होते हैं। देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम में फ़ाइल क्या होता है, किसी सहायता भंडारण माध्यम पर स्टोर किए गए डाटा का एक संग्रह होती है, ठीक है। ये विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की एक मूल इकाई होती है। प्रोग्राम के अंतर्गत जो दस्तावेज बनाते हैं और प्रयोग करते हैं वो सारी क्या होती है, फाइलें ही होती हैं। ठीक इसी तरह समस्त प्रोग्राम भी फाइल्स होते हैं। कोई फोल्डर बहुत सी फाइलों और अन्य फोल्डरों का क्या होता है, संग्रह होता है। क्लियर है। विंडोज़ में फ़ाइलों को एक प्रतीक चिन्ह या एक आइकन दे दिया जाता है। जैसे कि आप अपने फ़ोन में भी कुछ फोल्डर्स बना देते हैं तो उसको भी कुछ ना कुछ आइकन देते हैं ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। डेस्कटॉप पर किसी नए फोल्डर को किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखो, इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि अपने डेस्कटॉप पे किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन राइट साइड में आपको क्लिक करना है तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। देन आपको क्या करना है, न्यू पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का जो है आपको कास्केडिंग मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप है, आप क्या करेंगे, अब फोल्डर विकल्प को क्लिक करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, इससे डेस्कटॉप में एक नवीन प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है जिसके नीचे न्यू फोल्डर का नाम लिखा हुआ होता है और वो उल्टे रंग में है। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं और इससे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फोल्डर बन जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है अगर आपको क्या करना है, किसी नए फोल्डर को बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। फैक्स की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई अथवा हस्त मतलब हाथ से लिखी हुई जो संदेश है उसकी अधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव है, ठीक है। उसको हम प्रिंटेड फॉर्म में निकाल सकते हैं किसी भी दूसरे स्थान पर। यह हुआ आपका फैक्स की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16।
मेमोरी या स्मृति क्या होती है, इसकी क्षमता को समझाइए। तो मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन सीपीयू को करना होता है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू का सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी में वे प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहला है कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। देखो, केंद्रीय संसाधन इकाई। केंद्रीय संसाधन इकाई क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे जो हैं हिंदी में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ वर्ड तो हिंदी में टिपिकल भी है, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखो क्या होता है इसमें ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होने वाली जो जितनी भी क्रियाएं होती है सबसे पहले वो किस में जाती, मेमोरी में जाती हैं। और कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो संसाधन यानी कि सीपीयू का ही एक भाग होती है। स्मृति में अक्षरों को बाइट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मेमोरी भी किसके थ्रू भेजा जाता है, अक्षरों को बाइट के थ्रू। ठीक है, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। प्रत्येक बिट में बाइनरी पद्धति सिर्फ 0 और 1 का ही यूज़ होता है। तो मेमोरी में संग्रहण के लिए अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या क्या होती है, निश्चित। और स्मृति की क्षमता और आकार मापने की न्यूनतम इकाई जो होती है वो बाइट होती है। ठीक है, क्वेश्चन पुट अप किया जाता है वेरी शॉर्ट में कि एक बिट में कितने बाइट होते हैं या फिर एक बाइट कितने बिट बनाता है। ठीक है, एक निबल वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 बिट मिला के एक निबल बनता है और 1024 बाइट मिला के एक किलोबाइट बनता है। ठीक है, हाँ, ऐसे फिर 1024 किलोबाइट मिला के एक मेगाबाइट बनेगा एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति में अनेक स्थान होते हैं जिन्हें सेल कहा जाता है, प्रत्येक सेल की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, इसलिए किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है मेन मेमोरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है सभी को? भाई अगर क्लियर है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना चाहिए, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 17। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। देखो, अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बात बताइए, मैं आपके लिए एक दिन में 2-2 3-3 क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मुझे अपने भी काम होते हैं, उसके बाद इतनी सारी क्लास रिकॉर्ड करना, उसको एक्सप्लेन करना, पूरी तरीके से क्लैरिफाई करना कि ये चीज़ बिल्कुल राइट है या नहीं है। और कभी कभी मैं सिंपल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके आप लोगों को बताती हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। फिर क्या ही मतलब है आपके लिए सपोर्ट करने का, बताइए। फिर मैं ही आप लोगों को सपोर्ट क्यों करूँगी। तब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी तो मेरा भी मन लगेगा कि हाँ भाई मुझे भी आपकी कुछ हेल्प करनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे मुझे, ताकि मैं आगे जाके आपकी और भी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। बिल्कुल, जितना मुझसे हो सकेगा फैक्चुअल नोट्स भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगी आगे। क्लियर है? और राजन की सीरीज़ तो हमारी चल ही रही है। चलिए फिर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो प्रयोगकर्ता स्वयं लिखता है। ठीक है, जैसे कि कार्यालय का वेतन तैयार करना, रिपोर्ट छापना, स्टॉक का विवेचन करना आदि विभिन्न कार्य के लिए सॉफ्टवेयर बताया जाता है, या इस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है। कंप्यूटर की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। तो किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक रूप से 3 विशेष भाग होते हैं। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है हमारा सीपीयू और थर्ड होता है आउटपुट। ठीक है, तो सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी और हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और कंट्रोल यूनिट होती है। इन 3 मूल भागों के अलावा कंप्यूटर में द्वितीयक संचयन उपकरण, इन्हें पूरक संचयन या फिर सहायक संचयन के संदर्भ में भी लिया जाता है, ये भी होते हैं जिन्हें आंकड़ों के संचयन या फिर दीर्घकालीन आधार पर निर्देश के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है सभी को?
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग की तरह कार्य करता है, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, ALU और प्राइमरी मेमोरी का मेल है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20। अब इसमें आपको डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव बताने हैं। विंडोज़ XP पर सफलतापूर्वक अगर आपको लॉग ऑन करना है तो लॉग ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, ठीक है। और विंडोज़ XP का महत्वपूर्ण पक्ष इसके लचीले गुण है। इसके कारण उपयोग करने वाले व्यक्ति डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप करता है, ठीक है। तो डेस्कटॉप के जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं। माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्टार्ट पेन, शॉर्टकट्स, माई डॉक्यूमेंट्स, माई नेटवर्क प्लेसेस, टास्क बार एंड फाइल्स एंड फोल्डर्स। क्लियर है सभी को। हाँ, ये सारी जो हैं थोड़ी सी आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21। रिसाइकिल बिन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कोई भी बच्चा, मुझे लगता नहीं है कि जो रिसाइकिल बिन के बारे में ना जानता हो। फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। देखो रिसाइकिल बिन क्या होता है, जैसे कि हम कुछ अपनी फ़ाइल वगैरह डिलीट कर देते हैं तो वो जाके रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है ना। और तब तक हम वहाँ से भी उसको डिलीट नहीं करते हैं तो वो वहाँ से भी हटती नहीं है, ठीक है, रिसाइकिल बिन में ही स्टोर रहती है। चलिए इसकी विशेषताएं क्या है। रिसाइकिल बिन को खोलकर इसके कंटेंट को देखने के लिए डेस्कटॉप पर प्रदर्शित हो रहे रिसाइकिल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करना है आपको। देन क्या करना है, रिसाइकिल बिन में डाला गया जो फोल्डर है जब तक वहाँ पर स्टोर रहता है, जब तक आप उसे रिमूव नहीं करते, ठीक है, जब तक कि वह हार्ड डिस्क पर उपलब्ध स्पेस को निर्धारित प्रतिशत स्पेस नहीं ले लेता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा पॉइंट है 3rd। जब किसी आइटम को डिलीट बटन दबाकर डिलीट किया जाता है तब विंडोज़ उसे रिसाइकिल बिन में डाल देता है। बिल्कुल, हम कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकिल बिन में, है ना। नेक्स्ट है फिर 4th पॉइंट। रिसाइकिल बिन पर उपस्थित समस्त आइटम और चुनिंदा आइटम या फिर चुनिंदा आइटमों को उनके पुराने लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं, है ना। पता है क्या होता है, जैसे रिसाइकिल बिन में सपोज दैट आपने कुछ डिलीट कर दिया और आपको फिर से क्या करना है, उस आइटम को सिलेक्ट करना है या उस इमेज को या उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो आप फिर से उसे पुरानी लोकेशन पर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5th पॉइंट है। रिसाइकिल बिन को सभी या चुनिंदा आइटमों से खाली भी कर सकते हैं। ऐसा करने से वे आइटम स्थायी तौर पर डिलीट हो जाते हैं। हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे रिसाइकिल बिन में हमारी डिलीटेड फाइल है, ठीक है, और हमें कोई वीडियो या इमेज या फिर अपनी कोई भी फाइल क्या करनी है, डिलीट करनी है ना। हाँ, अगर आपको कोई भी अपनी फ़ाइल डिलीट करनी है हमेशा के लिए, ठीक है, कोई क्लू नहीं छोड़ना उसका, तो आप क्या करेंगे, अगर रिसाइकिल बिन में भी जाके उसको डिलीट कर देते हैं तो फिर कोई भी आपके फ़ोन में उसको नहीं ढूंढ सकता है, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। हाँ, ये कोई न्यू ऑप्शन नहीं है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे जो है जुड़ जाना भाई चैनल से। आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगी। 90% से भी ऊपर का टारगेट हमारा है जो हम लेकर के चल रहे हैं। राजन की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है आपकी DELED फर्स्ट सेमेस्टर की। बाकी और भी जो हेल्प मुझसे हो पाएगी वो मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गॉड ब्लेस यू। सब अपनी पढ़ाई करिए और मल्टीपल रिवीजन लगाइए, ठीक है, बीच में स्किप मत करिएगा। भले ही क्लास में 1-2 दिन का गैप हो जाता है, क्लास में गैप सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब मुझे बिल्कुल अर्जेंटली कोई नीड होती है, वरना कभी भी मैं गैप नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है भाई। हाँ, उस बीच में आपको ये करना है कि बाकी की जो क्लासेस हैं, काफ़ी सारी क्लासेस मैंने अपलोड की है अब तक, प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी को वॉच करिए, उनका रिवीजन लगाइए, उनको अच्छे से करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। सब अपना ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।